फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, सिंपली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्विंग जो है ना वो के ऊपर जो है ना मोशन हो रही है, और वो फ्री ऑसिलेशन होगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस सिस्टम पर एक्ट ना कर रही हो तो फ्रीली जो है स्विंग जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी। तो जो ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो, कोई डैम्प फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जी, फ्री ऑसिलेशन हो रही है, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। और इस वक्त जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री ऑसिलेट कर रहा होता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कहते हैं जी। उस फ्री ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व ना हो। जबकि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है उसमें लाजमी तौर पर हमारी ऑसिलेशन को जो है ना बैरूनी तौर पे कोई हेल्प हो रही होती है उसकी, जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जी स्विंग जो है उसमें वो ऑसिलेशन तो है लेकिन बार बार कोई फोर्स सप्लाई हो रही है जो कि उस स्विंग की जो मोशन है उसको हेल्प कर रही है, उसको प्रोसीड करवाने में उसकी मदद कर रही है या उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्विंग पे मूव कर रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बार बार जो है वो फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से उस ऑसिलेशन को डिस्टर्ब करता है, या ये जो फोर्स है ये उस ऑसिलेशन को रोक सकती है, या ये जो फोर्स है ये उस लेकिन जनरली यहाँ पर जो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात लेते हैं ये हमेशा ये ऐसी फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है जो कि ऑसिलेशन को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। अब अगर आप दोनों ऑसिलेशंस को कंपेयर करें तो एक है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन जिसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं है, और दूसरी है हमारे पास जी फोर्स्ड ऑसिलेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो हमारी ऑसिलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको जो है ना एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों से हम जो है एक स्पेशल केस की तरफ जाते हैं ऑसिलेशन में जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स है उसको ठीक तरह से समझना होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी हम जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे, और दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर इन्फ्लुएंस है किसी एक्सटर्नल फोर्स का, और वो जो फोर्स है वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो बार बार उस सिस्टम पर एक्ट कर रही है, और वो जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद उस सिस्टम पर एक्ट कर रही है उसे हम अपनी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी एक हमारे पास दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, एक है हमारे पास फ्रीली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम रेजोनेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी दफा भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है हम उसको उसकी जो है ना अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अगर ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस अकर करती है, फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, नेट एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहां तक कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्मॉल भी हो तब भी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत हद तक इंक्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाती है नेचुरली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के, तो ऑसिलेशन जो है वो बहुत हद तक उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो एनर्जी है ये लाजमी तौर पर ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसकी एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो फोर्स देती है जो बार बार उस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही थी, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो हमें ये एनर्जी देती है। आम जो है हमारी डेली लाइफ में रेजोनेंस की बहुत सी एग्जांपल्स है, जिसमें से एक जो है वो मैकेनिकल रेजोनेंस है जिसकी एग्जांपल जो है वो स्विंग है कि जी अगर बार बार पुश किया जाएगा, यानी कि जो नेचुरल ऑसिलेशन है अगर उसी की सेम फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप जो है ना अप्लाइड फोर्स और वो पुश करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजोनेंस हो। सेकंड एग्जांपल हमारे पास रेजोनेंस की है जी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में हम रेडियो की ट्यूनिंग जो है उसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जी आप जब रेडियो को ट्यून करते हैं पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, तो इन जनरल आप अपने रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है
वो एडजस्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल जो आप उस फ्रिक्वेंसी के इक्वल कर रहे होते हैं जिस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं। जब आपके रेडियो की जो ट्यूनिंग है वो इस तरह से हो जाती है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो है वो किसी एक्सटर्नल स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए और तमाम फ्रिक्वेंसी जो है वो रेडियो की सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं, उसका जो एंटीना है वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सिर्फ रिसीव करेगा जिस फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशन जो है उस रेडियो के अंदर पॉसिबल है। और इस तरह से हम रेडियो की ट्यूनिंग असल में करते हुए एक्सटर्नल जो हमारे पास रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, देन जो है हमारे पास जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना करता है और वो जो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है उसकी साउंड जो है वो आप रेडियो से सुन सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है जी माइक्रोवेव ओवन की। तो माइक्रोवेव ओवन में हम जो माइक्रोवेव यूज करते हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज है। किसी भी जो हमारे पास कोई भी जो फूड है उसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वाटर शामिल है और फैट मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स हैं ये नेचुरली तौर पर एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं जो कि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है और वो नियरली जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नली माइक्रोवेव में जो है वो ऐसी वेव्स अप्लाई कर देते हैं फूड पर जिसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज हो और उसके जो फूड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस रेजोनेंस की ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाने की वजह से रेजोनेंस होगी, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो है आप देखेंगे कि जिस यूनिफॉर्मली जो है फूड जो है वो जो है ना वो हीट अप हो जाता है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो स्टेडीली कम होता चला जाता है अब किसी अप्लाइड फोर्स की वजह से। इसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स जो है वो डैम्पिंग करवा सकती है और एनर्जी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डैम्पिंग में कम होती चली जाती है और वो एनर्जी जो है वो असल में यूज हो रही होती है उस फ्रिक्शन या उस ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट जो उसकी मोशन जो ऑसिलेशन को रोकना चाह रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है हम उसे ऑसिलेट करवा देते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो जैसे ही वो फ्लूइड में ऑसिलेट करेगा तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो कैरी आउट नहीं रहेगी, वो आहिस्ता 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो नियरली जीरो हो जाता है और वो बिल्कुल उसकी ऑसिलेशन जो है वो रुक जाती है। तो इसमें हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो जो फ्लूइड है वो उसकी मोशन को रोकता है और जो एनर्जी है एम ऑब्जेक्ट की वो सब की सब यूज हो जाती है अगेंस्ट दी ड्रैग फोर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन जो है वो रुकते रुकते खत्म हो जाती है। ड्रैग ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये इसके एडवांटेजेस भी हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहां पर जो है ना डैम्प फोर्स जो है वो हमारी एनर्जी को जो है वो हमारी एनर्जी के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है और ऐसी ऑसिलेशन को हम करवाना चाहते हैं और ये रोकती है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकती है या ड्रैग फोर्स रोकती है, तो वहां पर जी ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जैसे कि जो हमारे पास कार के या किसी भी व्हीकल्स के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वहां पर जो डैम्पिंग जो है वो स्मूथ रनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जी डैम्पिंग के फायदे भी हैं और डैम्पिंग के कुछ नुकसान भी हैं। इसके अलावा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से क्या मुराद है, आपको स्क्रीन पे कुछ कर्व्स नज़र आ रहे हैं और ये जो कर्व हैं ये मुख्तलिफ डैम्पिंग के ऊपर जो है हमने प्लॉट किए हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पर। जी यहाँ पर हमारे पास एक जो है आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जिसपे एक्स एक्सिस पे हमने ड्राइविंग फोर्स लिया यानी कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो लिया जो ऑसिलेशन को प्रोसीड करवा रही है और हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। जब अब ये जो एम्पलीट्यूड है या ऐसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं उसमें ये एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। अब ये डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं ये असल में डिफरेंट जो है वो डैम्प फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा। अब सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं कि जहां पर डैम्पिंग कम है
जहां पर बहुत लाइट सी डैम्पिंग है वहां पर जो है आपके पास एक शार्प कर्व आ रहा है, इसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, और आप ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो एकदम से इंक्रीज करता है रेजोनेंस पे, और उसके बाद फौरन शार्पली जो है वो उसका जो है ना एम्पलीट्यूड वो कम हो जाता है रेजोनेंस पे फॉर लो डैम्पिंग। लेकिन अगर डैम्पिंग बढ़ जाए तो ये जो शार्पनेस है ये कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखें ब्लू की निस्बत अगर आप देखें ग्रीन में, तो डैम्पिंग जो है बढ़ जाने की वजह से शार्पनेस कम होगी। इसके बाद रेड जो है जिसमें डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाएगी और हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा फॉर वेरी वेरी हाई डैम्पिंग। अब कुछ MCQs देख लेते हैं जी इससे रिलेटेड। The collapse of Tacoma Narrow Bridge USA is expected to be due to violent dash। तो जी ये एक ब्रिज जो है ये USA में कोलैप्स किया था कुछ दिनों के अंदर ही, उसके बनने के कुछ दिनों के अंदर ही। तो ये सस्पेक्ट ये किया जाता है वो किस वजह से था, तो जी डैम्ड ऑसिलेशन की वजह से था, फोर्स्ड ऑसिलेशन की वजह से था, रेजोनेंस की वजह से था, या इन तमाम की वजह से था। तो असल में उसमें जो ब्रिज है वो नेचुरली तौर पर जो है ना व्हीकल्स की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेट करता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेज जिसमें एयर शामिल है और बहुत से फैक्टर शामिल हैं, अब वो ब्रिज जो है वो नेचुरली तौर पर ऑसिलेट कर रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से अप्लाई की जाए कि वो जो उसकी एक्सटर्नल फोर्स है वो नेचुरल जो है ना नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के इक्वल हो जाए, तो हुआ भी ऐसा ही कि जो है ना वो ब्रिज ऑसिलेट कर रहा था अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से व्हीकल्स की मूवमेंट की वजह से, लेकिन जो उसके अराउंड जो है वो विंड की जो मूवमेंट थी, जो एयर की जो मूवमेंट थी और जो फोर्स थी वो इस तरह से होगी नेचुरली कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसीज है अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी और उस ब्रिज की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इक्वल होगी, और उसमें रेजोनेंस जनरेट हुई और प्रॉपर जो है उसमें वेव जो है वो जनरेट होती है और जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी सी ऑप्शन है। सेकंड MCQ जी हमारे पास फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट। फ्लैट कर्व है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो जी रिप्रेजेंट करता है कि रेजोनेंस का इफेक्ट जो है वो कम है, या डैम्पिंग जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जी जो फ्लैटनेस है कर्व की वो रिप्रेजेंट करती है डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से जो पहली 3 ऑप्शन है उसमें से कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो हमें ये बता रही हो कि डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जी इसमें से डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, नन ऑफ दीज। थैंक यू।